अभिज्ञान प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं इस वक्त। अभिज्ञान, सीधा सा सवाल कि अवैध घुसपैठ का या रोहिंग्याओं के घुसपैठ का मुद्दा अगर कोई उठाता है तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे हो सकता है मुद्दा? बहुत अच्छा सवाल है अनुराग आपका, और थोड़ा सा इतिहास के पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊंगा। अमेरिका का इतिहास बताऊंगा, चूंकि बहुत मशहूर है वो बातें। जब जब किसी भी जगह से लाकर किसी को विस्थापित किया जाता है, जैसे कि इटालियंस को 1800 में शिकागो और न्यूयॉर्क में, जो आखिरकार पूरे अमेरिका पर दबदबा बनाने वाले अलग अलग तरह की क्राइम फैमिलीज में तब्दील हो गए, तो यह स्पष्ट था पहले दिन से कि उनको अलग अलग हिस्सों से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रहा है। समस्या से तो तब 100 साल बाद जाके लोगों ने लड़ा, जब वो इतने विस्तृत हो गए अपराध के क्षेत्र में कि वो अमेरिका पर कब्जा कर बैठे। और वही अमेरिकियों को तब अंदाजा लगा कि उनके देश में उनकी नाक के नीचे एक न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक किनका राज हो चुका है, इटालियन माफियाओं का राज हो चुका है। तो सवाल बिल्कुल सही है आपका कि अगर रोहिंग्या पर कोई प्रश्न उठाया जाता है तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी गलत नहीं है। इट शुड बी रेज्ड। प्रश्न ये उठता है कि आप उसको सही नजरिए से उठाना चाहते हैं या अपनी सियासी फायदे के लिए उठाना चाहते हैं। कोई भी साइड हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, किसी के लिए। पॉइंट ये है कि आप सही पर्सपेक्टिव के लिए उठाना चाहते हैं या आप जानबूझकर उस अपराध को या उस गुनाह को, सामाजिक तौर पर कह रहा हूं, कोई कानूनी भाषा में नहीं कह रहा हूं, उसको आप जन्म देना चाहते हैं जो कल को एक छोटा सा बीज एक ऐसा पेड़ बन जाएगा जिसको आपके लिए या आने वाले भविष्य की सरकारों के लिए काटना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोगों को जगह दीजिए, उनका सुधार भी करिए, यह भी कोई नहीं मना करता, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन आप किस तरह से कर रहे हैं? आप सीरियन प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, या आप ये चाहते हैं कि अगर आप किसी को अपने घर मोहल्ले में लाकर बसा रहे, हम भी बाहर के, ये जिस नगरी में हम बैठे हैं सालों से जहां काम कर रहे हैं, ये हमारी नहीं है, या आप उस सोच का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाह रहे हैं। और ये सबको क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में तो आप इस्तेमाल कर लेंगे रोहिंग्या रोहिंग्या, महीना भर रोएंगे, चिल्लाएंगे, 1.5 महीना टीवी डिबेट में बोलेंगे। कोई चुनाव आजकल 3 हफ्ते 4 हफ्ते से ज्यादा की सस्टेनेबिलिटी नहीं रखता मीडिया में। उसके बाद जब ये चुनाव तय हो जाएगा, जो भी जीतेगा हारेगा, उसके बाद एक्शन क्या है, उसके बाद क्या होगा? इसलिए आपका सवाल बहुत लाजमी है अनुराग। उसके बाद फिर दब जाएंगी बातें, फिर आपराधिक घटनाएं होंगी, फिर उनकी पैरवी करने वाले खड़े होंगे। अभी तो चलिए बड़ा उबल रहा है मामला, एक आपके प्रोग्राम में उस पर डिबेट हो रही है, बड़े चैनल पर चर्चा हो रही है। मैं जानना चाहता हूं पोस्ट इलेक्शन क्या होगा। आप धीरे धीरे उस समस्या का निदान तो कोई निकाल ही नहीं रहा है ना, कोई पॉलिटिकल साइड नहीं निकाल रहा है, क्योंकि सबको किसी न किसी किस्म का उससे फायदा हो रहा है, विरोध से भी फायदा हो रहा है, साथ देने से भी फायदा हो रहा है। तो निदान नहीं निकाल रहा है ना कोई। निदान पर बात करेंगे। तीसरी बात मैं बहुत जल्दी से ऐड कर दूं कि जब हम इस देश को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, ये तो पढ़े लिखों की जगह है, राजधानी है, दोनों देश की राजधानी, आर्थिक या राजनीतिक, वहां पर बहुत बड़े बड़े स्लम के इलाके हैं। मुंबई इतने साल मैंने देखा है, दिल्ली का भी यही हाल आप और हम देख रहे हैं। तो शिक्षित भी नहीं है ये वर्ग कि आप काम से उनको जोड़ सके। सामाजिक समस्या समझिए, हर आदमी, हर नेता रोजगार का नारा देता है, हर पॉलिटिकल पार्टी रोजगार का नारा देती है। वो अपॉर्चुनिटी भी आप क्या उनको दे रहे हैं? और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो कहीं वो अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं आसिफ सोहेल साहब को लेके आता हूं। आसिफ सोहेल साहब, अभिज्ञान जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि मुद्दा उठाना अवैध घुसपैठ का या रोहिंग्याओं का बिल्कुल भी गलत नहीं है, गलत है उसका पर्सपेक्टिव कि वो किस मंशा के साथ उठाया जा रहा है।
क्योंकि आप एक मुस्लिम भी हैं, बेहतर आपने आकलन किया होगा कौन सी पार्टी, क्योंकि देखिए बीजेपी भी रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ का मसला उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस भी उठा रही है। आपके हिसाब से सबसे बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ कौन उठा रहा है इस मुद्दे को, क्योंकि इससे मुस्लिम तुष्टीकरण को भी जोड़ करके देखा जा रहा है? सर देखिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा, मुझे कोई इंटरप्शन ना करे इसके अंदर। ठीक है। देखिए सर, हम यहाँ पे रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं जो बाहर के दुश्मन है वो तो है, हम जो घर के दुश्मन है, दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर आता है? भाजपा की हुकूमत में आता है। देखिए इसके आंकड़े देखिए, 1,70,000 केसेस बुक हुए हैं, जिसमें से 25,000 गाड़ियों के चोरी के हैं, 1,400 रेप केसेस है, 500 के ऊपर मर्डर केसेस है। सर मैं बता रहा हूं 1,300 किलो पकड़ा गया है। सर सुन लीजिए, बड़े धैर्य से मेरी बात खत्म करने दीजिए सर। बोल लीजिएगा, पर उसके बाद बोल रहा हूं, आसिफ जी बोलिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ मुद्दे पे बोलो ना जी, बोलिए आसिफ जी। नहीं रोहिंग्या पे बोलो भाई सर। 1,70,000 केसेस में सुनिए सर, सुनिए, 25,000 गाड़ियों के चोरी के केसेस है, 1,400 रेप के केसेस है, 500 मर्डर केसेस है, 12,000 घरों के चोरियों के केसेस है, 1,300 किलो कोकीन पकड़ा गया है। सर वो क्या है फिर बताइए? पहले घर के चोर को, घर के दुश्मन को पकड़िए ना सर। आप बराबर बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, हम हमारे मुल्क की हिफाजत हमें पहले। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किस में आता है? मैं तो बोल रहा हूं सर, भाजपा हुकूमत को और दिल्ली के पुलिस डिपार्टमेंट को हैदराबाद के पुलिस से और तेलंगाना के पुलिस से सीखना चाहिए। यहां से जो इंटीग्रेटेड है कमांड कंट्रोल से क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। यहां के जो काबिल कमिश्नर है ना सर, सीवी आनंद, उनसे सीखिए सर आके। मुल्क है, कोई बुरी बात नहीं है, एक दूसरे से एक ट्रेनिंग लेने के अंदर सब पहले उसको चीज को पकड़िए। घर के चोर को नहीं पकड़ रहे, बाहर बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे आप सर। बाहर बांग्लादेश पे बात करेंगे आप, रोहिंग्या पे। और रही बात सर, मैं बात कर रहा हूं, अरे सुनिए विनोद बंसल, एक मिनट रुकिए, विनोद आप मेरी बात खत्म करने दीजिए। आप की गैंग चलाते हैं, पता है आपको? सर मेरी बात खत्म करने दीजिए। और आपने कहा मदरसे और मस्जिदों में आतंकवादी, भाई साहब मदरसों मस्जिदों में आतंकवादी नहीं, मुल्क का भविष्य निकला है। इस भारत के अंदर जितने भी काबिल लोग निकले हैं मुल्क को बचाने के लिए, मदरसे और मस्जिदों से निकले। आप लोग आतंकवादियों को मिलाकर बिठाते हैं ना। आप पार्लियामेंट के अंदर आप लोग की जो सोच है ना, पार्लियामेंट के अंदर आप लोग बिठाते हैं मिलाकर आतंकवादी जो मुल्क के अंदर ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, उन्हें आप MP इलेक्शन लड़ाते हो, MLA इलेक्शन लड़ाते हो। आप लोग पहले आप लोग सोचो। आप भूल गए केरल में क्या हुआ था? आप भूल गए कि दारुल देवबंद के मदरसे के अंदर ही आतंकवादी पकड़े गए थे? आप भूल गए क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर भी आतंकवादी पकड़े गए थे, भूल गए क्या? कितने मस्जिद हैं जिनका नाम मैं गिना सकता हूं, जो कि मेरे टिप्स पर है कि जहां पर के ये आतंकवादी पकड़े गए थे, उनको बुलडोज करना पड़ा। आपको याद है क्या? आप ज्यादा हवाई फायर मत करिए, ये जी न्यूज है, ये जी न्यूज का दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। ये दंगल में इधर बातें मत करिए। ठीक है विनोद जी, आप बोले, विनोद जी आपका सवाल हो गया, आप जवाब ले लेते हैं आसिफ जी से। आसिफ जी। विनोद जी, ये आसिफ हुसैन सोहेल है, किसी से डरने वाले का नाम समझे ना, ना आपसे डरेगा ना आपके संगठन से डरेगा। आपके VHP के कार्यालय में अंदर आकर बात करूंगा और हक की बात करूंगा, समझे? आपके सामने रहकर बोलूंगा, मैं उतना रखता हूं, कोई हवाई में बात नहीं करता हूं, समझे ना। किसी से डरने वाले का नाम आसिफ हुसैन सोहेल नहीं है, जो हकीकत है उसके ऊपर बोलिए आप। मुल्क के दिल्ली में जो क्राइम है ना सर, आप उनसे बात करवा लें सर। आप भाई बात समझ में नहीं आ रही है, एक करके बोलिए। ये लोग के बकवास को जवाब देने के लिए वक्त नहीं है मुझे। तो मुझे भी सुनने का वक्त नहीं है। हिंदू समाज ऐसे जिहादियों को नहीं सुनने की जरूरत नहीं पड़ता। अरे भाई मुझे बताइए कि आखिरकार तेलंगाना की जिसकी बात कर रहे हो, तेलंगाना के अंदर कितने लफ्जियात के केसेस हैं बताइए ना जरा, आंकड़ों बताइए। जितने अपराध आपने गिनाए थे दिल्ली के अंदर, उसमें से कितने मुसलमान और कितने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं? क्या उसमें है ना? आप मुझे बताइए कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदुओं को सत्या कर दी? खाली नागपुर का लिखा हुआ बताऊंगा ना, मैं कहता हूँ
मैं कहता हूँ जब मुद्दा होगा जरूर बताऊंगा, आप भी मुद्दे पर रहिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप बोलिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ ये देश के लिए नुकसान है कि नहीं है? देश की राजधानी के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि नहीं है? आपके मुंह में से क्यों नहीं आवाज आती? आखिरकार ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वो देश के लिए खतरा है, देश के लिए ये लफ्जियात भी फैलाते हैं, लैंड जिहाद भी फैलाते हैं और जनसंख्या जिहाद भी फैलाते हैं। देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और संप्रभुता पर भी हमला है। आप क्यों नहीं बोलते? क्यों छुप जाते हैं उनके वोट में? कब तक बचाते रहोगे इन सांपों को? अरे जहां पर सेफ नहीं है वहां पर आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो। उनको शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप सांपों को पालोगे तो एक दिन आपको भी डसेगा, याद रखना, इस बात को मत भूलिएगा। ये जहरीले सांप हैं, ठीक है विनोद जी, जो बांग्लादेश से आए हैं, फन फैला के खाने के विनोद जी, लेकिन वहां पर हिंदुओं को जीने दे रहे, ना यहाँ पर हिंदुओं को जीने दे रहे। अच्छा ठीक है, आप में थोड़ी शर्म बाकी रहती ना, नेक्स्ट चैनल टारगेट पर आप ही नहीं होंगे। बैठते थे आप यहाँ पर आकर। सर देखिए, मुद्दे पर बात करिए आप, तो मैं बराबर उसका जवाब टारगेट आप ही हो जाएंगे। आपको क्या आप अगर अपराधियों को पालोगे। अच्छा आसिफ सोहेल, क्या अवैध घुसपैठ मुद्दा नहीं है? आसिफ सोहेल साहब, क्या अवैध घुसपैठ मुद्दा नहीं है? क्या रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ मुद्दा नहीं है? सर मैं बराबर इसका जवाब दूंगा, चाहे वो वीएचपी के कार्यालय में हो या आरएसएस के कार्यालय में। पहले मेरी डिबेट में तो दे लीजिए जवाब। आवाज को बुलंद करूंगा, समझ रहे ना? आप लोगों से डरने वाला नहीं हूं मैं, ना आपसे डरूंगा, ना आपके आप घुमा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। ठीक है।